इस देश के साथ खड़ा होना ही तो देश प्रेम है। ये सुनकर जलसे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। जिंदगी कैसे भी हो, उससे वो मौत कहीं अधिक खूबसूरत होगी जब हम दो दिलों को जोड़ते हुए शहीद होंगे। भारत का जितना नुकसान कुछ मुसलमानों की बेवफाई से हुआ है, उतना ही वफादारों की नावफादारी से भी हुआ है। 4-4, 5-5 आदमी इकट्ठे पंजाब और हिंदुस्तान की सियासत पर बहस करते हुए पास से गुजर जाते। दिल्ली में परेड ग्राउंड में एक जलसा चल रहा था। एक मंत्री बार बार चीख चीख कर सवाल पर सवाल दाग रहे थे। कह रहे थे मुसलमानों को देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होगी। हैदराबाद और कश्मीर पर उन्हें खुलकर बोलना होगा, अपना पक्ष तय करना होगा, दो नावों में से एक पर आना होगा और ऐसी ही तमाम बातें। इस भाषण से माहौल में चारों तरफ आक्रोश की ताप उमड़ चुकी थी। मंत्री के भाषण खत्म करते ही एक औरत को मंच पर बुलाया गया। माइक पकड़कर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो आंखें शर्म से झुक गई, जो अब तक गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। मंच पर आई औरत ने कहा, कई जलसों में शरीक हो चुकी हूं। आजकल ये आम हो गया है कि कोई भी मुंह उठाकर हमसे वफादारी की मांग करता है। सबको हमारी ही फिक्र हो रही है। हालांकि वफादारी की मांग केवल वही कर सकते हैं जो खुद खरा हो। बापू खरे थे, वो कह सकते थे, मगर वो क्या रास्ता दिखाएंगे जो खुद खोटे हैं। अपने गिरेबान में देखती हूं तो मैं किसी को नहीं पाती जिसे दुनिया को दिखाया जा सके। उनके इतना बोलते ही तमाम बेजा सवाल मुंह के बल गिर पड़े। तमतमाई औरत ने आगे कहा, भारत का जितना नुकसान कुछ मुसलमानों की बेवफाई से हुआ है, उतना ही वफादारों की नावफादारी से भी हुआ है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो जा चुके हैं, अब जो बाकी हैं वो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के घोर विरोधी थे। इस देश के साथ खड़ा होना ही तो देश प्रेम है। ये सुनकर जलसे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, पर अगले ही पल पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। ये तालियां जंग आजादी की कद्दावर नेता बेगम अनीस किदवई के लिए बजाई जा रही थीं। अनीस किदवई, जिन्होंने भारत के बंटवारे का घनघोर विरोध किया था। अनीस किदवई, जिन्होंने घर घर जाकर मुसलमानों को मनाने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान का समर्थन ना करे। 1947 अ लव स्टोरी में आज कहानी इन्हीं अनीस किदवई की। वो अनीस किदवई जिन्हें मोहब्बत थी अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपने हिंदुस्तान की रिवायत से। अनीस बेगम की पैदाइश 1906 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई। उनके वालिद का नाम शेख विलायत अली था। अनीस बेगम किदवई की शादी शफी अहमद किदवई के साथ हुई थी। अनीस के वालिदैन और शौहर जंग आजादी के मुजाहिदीन थे। शौहर अहमद किदवई मसूरी के ऑफिस में काम करते थे और अनीस अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहा करती थीं। सन 1946 के आखिरी दिनों में जब मुल्क के बंटवारे की बात चली तो अनीस बेगम और शौहर ने मुल्क के बंटवारे की पुरजोर मुखालिफत की। अनीस बेगम घर घर जाकर लोगों को समझाती कि ये फैसला मुसलमानों के हक में नहीं है। अपनी लिखी किताब आजादी की छांव में अनीस ने एक किस्से का जिक्र किया है जो भारत के आजादी के बाद के देश के बदलते हालात का मंजर बयां करते हैं। मेरी आदत थी कि सुबह सवेरे नमाज के बाद ला मार्टिनियर रोड के साथ साथ मील 2 मील का चक्कर लगाया करती थी। मैं हमेशा अकेले जाती थी। भला इतना सवेरे कोई क्यों मेरा साथ देती। फिर न कोई डर था न खौफ। लेकिन सितंबर शुरू होते ही फजा बोझिल होनी शुरू हो गई। 4-4, 5-5 आदमी इकट्ठे पंजाब और हिंदुस्तान की सियासत पर बहस करते हुए पास से गुजर जाते। उनमें वकील, प्रोफेसर, किसान, विद्यार्थी सभी होते थे। कभी कभार गर्मा गर्म बहस होती और कभी कभी उस पर दुख का इजहार करने वाले भी मिलते। हालात की ये तब्दीली क्षितिज के धूल से भरे होने का पता दे रही थी। हालांकि शहर में बनी अमन कमेटियों ने अपनी कोशिशों से शहर में फसाद होने नहीं दिया और लखनऊ का अमन कायम रहा। लेकिन मसूरी के हाल उस वक्त भी बिल्कुल विपरीत थे। मसूरी में जब सांप्रदायिक हिंसा फैल गई तो अनीस अपने शौहर से घर वापस आने की गुहार लगाने लगी। कहती कि घर लौट आइए, ये दंगे हमें कमजोर कर देंगे। पर अहमद का मानना था कि वो अपनी कोशिश से यहाँ के हालात में बेहतरी ला सकते हैं।
अनीस के खत के जवाब में अहमद ने लिखा, जिंदगी कैसी भी हो, उससे वो मौत कहीं अधिक खूबसूरत होगी जब हम दो दिलों को जोड़ते हुए शहीद होंगे। वह सोचती कि ये कैसा शख्स है जो दंगों में अमन के लिए खुद को खत्म कर रहा है। आखिरी खत मिलने के हफ्ते भर के अंदर टुकड़ों में बटी शौहर की लाश आई तो वो चीख उठी, पर शौहर को खोने का गम उन पर हावी नहीं हुआ। शौहर के लफ्जों का ये सच उनके अंदर उतरता गया कि दो दिलों को जोड़ने की कोशिश के दौरान हासिल हुई मौत जिंदगी से ज्यादा होती है। शौहर की शहादत के पीछे काम कर रहे जज्बे ने उन्हें बैठने नहीं दिया। वो उठी और सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में महात्मा गांधी के पास पहुंच गईं। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में दोनों की मुलाकात हुई। महात्मा गांधी ने उनके दुख को महसूस किया। गांधी भर्राई आवाज में बोले, अनीस, तुम्हारा दर्द इतना भारी है कि इसकी कल्पना ही मुश्किल है। तुम उन कैंपों में जाओ जहां ऐसे ही मायूस दिलों की भीड़ लगी हुई है। जाओ और उन्हें दिलासा दो। तमाम गमों की मारी अनीस महात्मा की सलाह पर विभाजन के मारे लोगों के दुखों पर मरहम लगाने लगी। उनके कदमों से शरणार्थी कैंप गुलजार हो जाते। वो रोने वालों को गले लगाती, अनगिनत अपहरण की जा चुकी लड़कियों को दूर दूर से खोज कर लाती और परिवार से मिलवाती। खोजी हुई लड़कियों को जब उनके ही सगों ने लेने से इनकार किया तो अनीस ने उनकी देखभाल की, उन्हें पाला। इस नेक काम के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी उनकी दोस्त सुभद्रा जोशी। इन दिनों लोग उन्हें अनीस आपा के नाम से पुकारते थे। अनीस बेगम ने दिन रात बिना फर्क किए काम किया। सवालों और बदले की आग पर ठंडा पानी डालकर सेवा की। लोगों को भड़काने की जगह बनाने पर जोर दिया। रोने की जगह उठ खड़े होने की बातें की। इन सब के बावजूद बंटवारे के बाद उस ओर से आए लोगों की बेगम अनीस ने जो सेवा की उसका एहसान देश पर हमेशा रहेगा और हमेशा ही जिंदा रहेंगी इस सरजमी से, इस गंगा जमुनी तहजीब से इश्क करने वाले लोगों की कहानियां। 1947 लव स्टोरी भी तो यही है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।